सभी को नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज 11th की एनसीईआरटी का भारत का राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उसका अध्याय 7 पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है। इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए यह समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। ठीक है। हमारे लिए यह समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, इससे जुड़े कार्य क्या हैं, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना और इसके साथ इसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय में इस अध्याय के अध्ययन मनन से हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझने, राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के बीच संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ हो सकेंगे। राष्ट्रवाद का परिचय। राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है? अगर मोटे तौर पर जनता की राय लें तो हम इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। कई लोग इस तरह से विविधताओं को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक मामले में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसमें इतिहास रचने में योगदान किया है। इसमें उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया है। इनसे जनता को जोड़ा है इसने जनता को जोड़ा है तो विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन के मुक्ति दिलाने में अगर मदद की है तो इसका विरोध भी किया है। कटुता और युद्धों का कारण भी रहा है। मतलब राष्ट्रवाद कह रहा है कि राष्ट्रवाद दोनों काम कर रहा है। अगर जोड़ने का भी काम कर रहा है, तोड़ने का भी काम कर रहा है। ठीक है। अगर कहीं संबंधों में मिठास लाया है तो कहीं कहीं संबंधों में कटुता भी ले आया है। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यह है, आज की दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं में पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और मौजूदा राष्ट्र के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है। ठीक है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में इससे कई छोटी छोटी रियासतों में एकीकरण में बेहतर राष्ट्र राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के जरिए हुआ था। लातिनी अमेरिका के बड़ी संख्या में एक राज्य की स्थापित किए थे। लातिनी जो है अमेरिका में एक बड़ी संख्या में एक नए राज्य को स्थापित किए थे। राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्थानीय निष्ठाएं और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठा एवं सर्वमान्य जन भाषाओं के रूप में विकसित हुई हैं। ठीक है। नए राष्ट्रों के लिए नई राजनीतिक पहचान अर्जित की, जो राष्ट्र राज्य की सभ्यता का उदाहरण थी। पिछली शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हुए देखा है, लेकिन राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार भी रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ अमेरिका और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली राज्य के विघटन मूल रूप में राष्ट्रवाद ही था। भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के माध्यम भी राष्ट्रवाद संघर्ष थे। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रणों से स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। राष्ट्रों की सीमाएं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अभी जारी है। 1960 के दशक में सीधे तौर पर सुस्थिर राष्ट्र राज्य की कुछ समूह या अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का मानना
का सामना करते हैं। इन मांगों के पृथक राज्यों की मांग भी शामिल है। आज दुनिया में अनेक भागों में हम ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे पृथकता आंदोलन तथा अन्य राज्यों के साथ साथ कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के वास्कवासियों, तुर्की और ईरान के कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी चलाया जा रहा है। ठीक है। भारत में कुछ ही राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं। आज अपनी अरबी राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकताबद्ध करने की उम्मीद पाल सकता है, लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन को मौजूदा राज्यों में विखंडन के लिए संघर्षरत है। ठीक है। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि राष्ट्रवाद को लेकर के वैश्विक स्तर पे हर देशों में कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। जिनके कहने का मतलब ये है कि सभी लोग राष्ट्रवाद की होड़ में लगे हुए हैं। ठीक है। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या है बाबू? राष्ट्रवाद का मतलब सीधी सी है अपने देश के प्रति भक्ति करना, अपने देश की बातों का गुणगान करना, अपने देश में एकदम अपने देश की हर कण कण से प्यार करना, अपने देश की हर चीज से आपको जो है सामने वाले से गुणगान करना, प्रचार करना, प्रसार करना, अपने देश की हर चीज को सर्वश्रेष्ठ मानना। ठीक है। यही होता है राष्ट्रवाद। हमारे बीच इस प्रकार सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर राष्ट्रवाद क्या है? लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं? और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं? लोग अपने राष्ट्र के खातिर त्याग करने और प्राण तक न्यौछावर देने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रत्व यानी कि देशभक्ति के दावे राजत्व यानी कि राजकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं? ठीक है। इनके कहने का मतलब है बाबू देखिए, राष्ट्रवाद और जो राजत्व जो है ना, राष्ट्रत्व और राजत्व एक दूसरे से कैसे जुड़ जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, क्या राष्ट्रों को पृथक करने या राष्ट्रीय आत्मनिर्भर का अधिकार प्राप्त है? क्या पृथक राज्यत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावों को तुष्ट किया जा सकता है? इस अध्याय में हम इसमें से कुछ मुद्दों की पड़ताल करेंगे। भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सिकुड़ रही है। हम विश्वग्राम में रह रहे हैं। अब आप प्रासंगिक हो चले हैं। ऐसा नहीं है। ग्लोबल विलेज की बात हो रही है। विश्वग्राम का मतलब हो रहा है ग्लोबल विलेज, मतलब बाबू जो इंटरनेट से जो गाँव को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है वही ग्लोबल विलेज होता है बाबू। वाईफाई कनेक्शन वगैरह दे दिया जाए। ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद अभी भी प्रासंगिक है। आप हमें तब देख सकते हो जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है, तब बाहर बसे हुए भारतीयों को बॉलीवुड की फिल्म देखते हुए पाते हैं। ठीक है। के कहने का मतलब ये है ना बाबू, जैसे देखो कहीं अगर मैच वगैरह होता है ना तो सबका राष्ट्रवाद खुल के सामने आता है। आदमी भले ही विदेश में रह रहा हो, लेकिन दुबई में मान लो रह रहा है आदमी, लेकिन जैसे इंडियंस वाले जाते हैं, इंडिया वर्सेस दुबई में मैच होने लगता है जो, ठीक है, दुबई वगैरह मैच होता है तो वहाँ पे सभी इंडियन जितने होते हैं सबके सब इकट्ठा होते हैं, इंडिया 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 ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों तथा समुदायों से अलग है। यह परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों का आधार होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यह जनजातीय, जातीय और अन्य संगोत्री समूहों से भी अलग है। ये राष्ट्रवाद की बात कर रहा है बाबू कि इन समूहों में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है।
इसलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हम उन पर सूत्रों को ढूंढ निकाल सकते हैं। हमें आपस में जोड़ते हैं, लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों से सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रवाद का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। ठीक है, दिलों की वह भावना, राष्ट्रवाद दिलों की वह भावना है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है कि राष्ट्रवाद वह भावना है जो हमें आपस में दिलों में जोड़े रखती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि सभी लोग इस राष्ट्रवाद से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हम सभी भारतीय हैं। आमतौर से यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूहों द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जाति जैसी कुछ के निश्चित पहचान का सहभागी होता है, लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में ही नहीं जो सभी राष्ट्रों के रूप में मौजूद हों। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न समुदाय द्वारा बोली जाती है। भारत के राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाली कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल या कुछ जैसी अन्य विशेषताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। तब वह क्या है जो राष्ट्रवाद का निर्माण करता है? राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों को सामूहिक विश्वास, आकांक्षाएं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्रबद्ध में बंधा होता है। देखिए ये क्या कह रहे हैं राष्ट्रवाद का, फिर से इसको देखते हैं। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। ठीक है, यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपने पहचान कायम करते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, बात हो रही है साझे विश्वास की। ठीक है, तो ये लाइन जो लिखी हुई थी ना, जो अपने सदस्यों को, राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। तो वही जो सामूहिक विश्वास था ना, अब उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, साझे विश्वास की। मतलब विश्वास का जो साझाकरण हो रहा है ना, सभी लोग एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वो वही कह रहा है। पहला, राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदियाँ या भावनाओं की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकें, जिनका स्पर्श महसूस कर सकें। वे ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिसका लोगों के विश्वासों से स्पष्ट अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताएं या आचरण का टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का पहचान है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो इसका मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक साथ काम करते या खेलते हों। इन्हें भी इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हों। ठीक है, अगर वे अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं तो एक टीम को उनकी हैसियत जाती रहेगी। ठीक है, और वे खेलने या काम करने वाले मजहब अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम है जब उनके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दो बच्चों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। तुम अपनी टीम का उत्साह क्यों नहीं बढ़ाती हो? क्या तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं हैं? एक बच्चा कहता है। तो दूसरी बच्ची क्या कहती है? मैं उतनी ही राष्ट्रवादी हूँ जितना कोई और। मैं अपने वोट डालती हूँ, टैक्स देती हूँ और देश के कानूनों का सम्मान करती हूँ। अपने देश का वासी होने पर गर्व भी करती हूँ। ठीक है, तो देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू
कि राष्ट्रवाद तो दिखता तो नहीं है, बट ये है कि राष्ट्रवाद बहुत ही प्रगाढ़ और बहुत ही मजबूत भावनाएं हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। दिलों की वो भावनाएं हैं जो एक दूसरे के जोड़ती हैं, ठीक है। और एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम होता है जब वहाँ के सदस्यों को यह विश्वास हो कि वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इतिहास। तो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद में इतिहास का क्या रोल है। दूसरा, जो लोग अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने अपने बारे में बहुधा अस्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट्र खुद को एक दूसरे के रूप में देखते हैं, यानी कि राष्ट्र खुद को एक दूसरे के रूप में देखते हैं, जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हों, ठीक है। वे देश की अस्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियां, किंवदंतियां और ऐतिहासिक अभिलेख की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। इसी तरह भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि सभ्यता के बतौर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एक भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हालांकि बाहरी रूप से लोगों की विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की बहुत जबरदस्त छाप थी जिससे हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हम जो भी राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो, ठीक है। तो इस तरीके से इतिहास में राष्ट्रवाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस तरीके से बातें कही है, ठीक है। मतलब राष्ट्रवाद इतनी अच्छी चीज है ना कि वो लोगों को जोड़ने का, उसको अगर सही संचालन में किया जाए तो उससे बहुत सारी चीजें प्लस होती हैं। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर देखते हैं भू क्षेत्र। तीसरा, बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना और जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों के एक सामूहिक पहचान का बोध देती हैं। ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक गृह भूमि की बात करते हैं, ये लोग अब जिस भू क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं। राष्ट्रवाद अपनी अपनी गृह भूमिका का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं। जैसे कोई मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि कहता है। उदाहरण के लिए यहूदी लोगों के लिए इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्से में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल गृह स्थान फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है, ठीक है। यहूदी लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन क्या है, उनका स्वर्ग है। भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, पर्वतों और अंचलों से है, जो कि एक ही भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है। लिहाजा गृह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद में कह रहे हैं बाबू ना कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को लेकर के सबके मन में भावनाएं रही हैं और जब सभी लोग अपने अपने घरों को ही, अपने अपने मातृभूमि के स्थानों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति का मतलब, जिसका मतलब बहुत सारे लोगों का जन्मभूमि एक ही हो सकता है, अलग अलग लोगों का, तो उससे दावे किए जाते हैं कि ये हमारी मातृभूमि है, तो उससे संघर्ष भी पैदा होते हैं, ठीक है। साझे राजनीतिक आदर्श। चौथा, हालांकि हम, ठीक है, इसमें देखिए क्या करें, हालांकि हम भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों के एक होने का बोध पैदा करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और इसका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग बनाती है, ठीक है। देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि भू क्षेत्र और साझे इतिहास पहचान लोगों के एक होने का बोध तो पैदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, लेकिन भविष्य में
भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही इसका मूल बात है। मतलब लोग, जब राष्ट्रवाद होता है ना, तो राष्ट्रवाद जहाँ भी होता है उसके साथ में एक चीज आती है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व वो व्यक्ति अपना मांगता है कि हमारा स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व। अब स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का मतलब आप समझिए कि लोकतंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, लोकतंत्र की बात जब ये कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपना खुद का एक मतलब सारी चीज़ें, किसी का कोई रेगुलेशन ना हो। इनके कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ मांगते हैं ये। ठीक है, राजनीति की पहचान की बात करते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय और राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय के कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्रवाद के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान मान लेते हैं तो यह राष्ट्रवाद मजबूत ही होता है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों की एक माने परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब राष्ट्रवाद होता है तो सभी नागरिक आपस में जुड़ जाते हैं, और उन नागरिकों के जुड़ जाने से ना कहीं मिठास बढ़ती है संबंधों में। इनके कहने का मतलब ये है कि जब मिठास बढ़ती है तो आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी सहभागिता बढ़ती है, आपसी विश्वास बढ़ता है। तो जब आपसी विश्वास सहभागिता बढ़ने लगता है ना, तो लोग कहते हैं कि हमको अलग से राजनीतिक अधिकार चाहिए, एक स्वतंत्र अलग राजनीतिक अधिकार चाहिए। तो यही बात जो चली अभी धीरे धीरे वही बात वही चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से साझी राजनीतिकरण की पहचान परिप्रेक्ष्य मान लो वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। ठीक है, इन्होंने ये कहा। फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि साझी राजनीतिक पहचान, बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है बाबू ना कि समाज एक राज्य या समाज जब अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्ति को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। साझी राजनीतिक नहीं होता है कि मतलब दो लोग मिलकर के किसी एक राष्ट्र को चला रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी राजनीति होगी तो दोनों राजनीति करेंगे और चाहेंगे कि हमारा खुद का साम्राज्य स्थापित हो, हमारा खुद का राष्ट्र स्थापित हो। तो ये कह रहे हैं ये मुश्किल, बहुत मुमकिन नहीं है। इसके साथ वह एक समान भाषा, जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है। समान धर्म होने पर भी बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्यौहार मनाना, एक जैसे मौक़ों पर छुट्टी चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा गहराई से सोचते हैं। इनके कहने का मतलब ये है बाबू कि एक जैसा अगर त्यौहार हो, ठीक है, सभी मतलब समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। तो ये सही बात कह रहे हैं कि सपोज अगर सभी लोग एक ही धर्म के हों तो उस देश में जब त्यौहार मनाया जाएगा तो चारों तरफ हर्षोल्लास होगा। ठीक है, सभी लोग कहेंगे कि जैसे जैसे मान लो हिंदू हिंदू धर्म का अगर मान लो दीपावली चल रहा है, दीपावली का सीजन चल रहा है, तो सभी लोग क्या कहेंगे, यार दिवाली है, हमारी दिवाली है, हमारी दिवाली है। या मुस्लिम धर्म का सपोज ईद है तो सभी मुस्लिम लोग क्या कहेंगे, ये बार मेरा ईद आ गया, मेरा ईद आ गया, हम लोग ईद मना रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के घर जाएंगे, आएंगे, सामान खरीदेंगे, मार्केटिंग होगी। तो इनके कहने का मतलब तो यही है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जब एक जैसा विश्वास और सारे लोग एक जैसे सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बात सही है।
ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। लेकिन यही लाइन जो आगे लिख रही है कि एक जैसे त्योहार मनाना, एक जैसे मौकों पर छुट्टी चाहना और एक जैसे प्रतीकों का धारण करने वाले लोगों को करीब ला सकता है, ये तो सही है। लेकिन साथ ही उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये जो उन मूल्यों के लिए भी खतरा हो सकता है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कि जब किसी एक राष्ट्र में एक ही जनसंख्या ज़्यादा होगी और उसी जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी बातों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि अदर समुदाय की जो जनसंख्या होगी उसके जो राजनीतिक मूल्य होंगे उस पर खतरा मंडराएगा। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग, मतलब अब आप समझिए इनके कहने का मतलब ये है, लेकिन साथ ही उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लोकतंत्र में विविधता को माना गया है ना, सबको अलग अलग भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, सबको सांस्कृतिक मान्यताएं दी गई हैं, धार्मिक मान्यताएं दी गई हैं। तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि अन्य के साथ में अगर ऐसा हुआ तो अन्य जातियों के जो है उनके मूल्यों के साथ खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि और ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो बाबू यार, 11th-12th की एनसीईआरटी जो है ना, हकीकत में बहुत गहरे बात बोलती है और बहुत गहरी बातें लिखती है। एक ही लाइन को डिस्क्राइब करना हो अगर, मतलब ये लोग इतनी कहते हैं ना गागर में सागर भर देना, तो ये एनसीईआरटी जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट किताबें होती हैं। और हाँ, सच में यार लगता नहीं ये है ऐसा है, क्योंकि इतने सारे प्रोफेसर मिलके इसको बनाते हैं। अगर आप किसी बुक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी की आगे पढ़िए, देखिए कितने बड़े बड़े प्रोफेसर लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है यार एनसीईआरटी पढ़ने में। एनसीईआरटी पढ़ने में सच में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एनसीईआरटी लंबी बातें नहीं करती है यार, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके दिखाती है। ठीक है, छोटे में करके दे देती है। बट ये है कि आपको समझने के लिए, तत्वों को जानने के लिए गहराई समझ में आनी चाहिए। ये हो गया, खतरे मत उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा कुछ था। अब आगे आते हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो यह दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता के से भरे हुए हैं और वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाली संवाद के कारण ही उन्हें बड़े और बने उन कारण ही बने और बढ़े हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी व्याख्या काफ़ी अलग अलग होती है। अगर हम विभिन्नताओं की अवहेलना ना करें, एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित कर दें, तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इनके कहने का वही बात जो मैंने आपको आगे समझाया ना, कि देखिए परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी व्याख्या काफ़ी अलग अलग होती है। अगर हम विभिन्नताओं की अवहेलना कर रहे हैं, एक समान धर्म के आधार पर पहचान स्थापित कर रहे हैं, तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर दें। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर बहुत ज़्यादा अवहेलना करेंगे, विभिन्नताओं का अवहेलना करेंगे, तो मतलब कोई आप मान लो बहुत ज़्यादा वर्चस्वकारी, इनके कहने का मतलब ये है ना कि विभिन्नताएं जो है उनका अवहेलना नहीं करना है, उनको दबाना नहीं है। उन विभिन्नताओं से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं, वो विभिन्नताएं आपको प्लस में दिखनी चाहिए कि ये विभिन्नताएं जो हैं ये प्लस में हैं। ठीक है, नहीं तो आप जो है वर्चस्ववादी बन जाएंगे कि हमारा ही वर्चस्व हो। कोई एक जनसंख्या जो बड़ी जनसंख्या होगी ना, वो हावी होने लगेगी दूसरी जनसंख्या पे। ठीक है, और वो कहेगी कि हमारा वर्चस्व हो। ठीक है, दूसरा कारण है कि अधिकतर समाज का सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं।
एक ही भूक्षेत्र में विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। किसी राज्य की सदस्यता की शर्तों के रूप में किसी राज्य की सदस्यता के शर्तों के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। इसमें शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूहों की हानि होगी। दोनों स्थितियों में समान बर्ताव सबके लिए स्वतंत्रता के लिए एक आदर्श से भारी कटौती होगी, जिसे हम लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं। इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, ना कि सांस्कृतिक पदों में। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा की संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। यह मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई है जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं, जिसमें हमने यह भी देखा कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान के साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़े रहते हैं। ठीक है। तो ये जो बातें हो रही है ना बाबू, एक समान धर्म के आधार पर यह पहचान स्थापित कर दे तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर देंगे। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक, कहाँ तक कि उस आदर्श में भारी कटौती होगी। ठीक है, जिसे हम लोकतंत्र के अमूल्य मानते हैं। इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, ना कि सांस्कृतिक पदों में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। यह मूल्य समूह है कि देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अपने आप को खास धर्म, नस्ल या भाषा की संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठित की जाए। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ज्यादा करेंगे तो देश के लोगों के अंदर जो मनोभाव होंगे, जब वो बदलेंगे तो वो दिक्कत करेंगे। लेकिन जब आप ये करेंगे कि सभी भारतीय हैं, ठीक है, सभी को कहा, अगर ये कहा जाए कि हम सभी भारतीय हैं, तो उससे एक सूत्र में बंध जाते हैं कि हम लोग सभी लोग क्या है, भारतीय हैं। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र करेंगे, तो उसे समाज जो है बट जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि सबको एक सूत्र में बांध के चलना है। तो ऐसी कुछ बातें करनी है जिससे एक समाज पूरा जुट के चले। ठीक है, ऊपर कुछ परिस्थितियों की पहचान की गई जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करे। हमने यह भी देखा होगा कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़ते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या हैं, क्या वे दो खंडों में? हम इस प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य के तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वो आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावों में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई राज्यों के दर्जों को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हैं और उनमें साझी पहचान का बोध हो।
कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे राज्य स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होती है। तो सीधी सी बात है ना बाबू, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर दो समुदाय मिलकर के किसी एक जमीन के लिए लड़ रहे हों, ठीक है, तो उस क्या होगा कि दोनों तरफ से उसमें दोनों तरफ समाज से झगड़े की वजह से वो बीच वाला जो जगह है और वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप ले लीजिए, जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है और हिंदुस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो इन दोनों पाकिस्तान मतलब एक जगह की बात हो रही है कि कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष पैदा होता है कश्मीर के लिए, ऐसा ही कह रहा है कि अगर ऐसे निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहने आए हों तो उनकी साझी पहचान का बोध होता है, ठीक है। तो साझी पहचान का बोध होता है, सीधी सी बात है कि कुछ लोग मतलब हिंदू भी रहते हैं वहाँ पे, मुस्लिम भी रहते हैं, तो कुछ लोग विरासत अपनी पाकिस्तान से जोड़ के देखते हैं कि इतिहास अपना, कुछ लोग हिंदुस्तान से अपना देखते हैं। तो वही कह रहा है, इसको समझने के लिए उदाहरण मैंने आपको बताया कि कश्मीर को अपने दिमाग में आप रिफरेंस के तौर पे एज्यूम रखिएगा, ठीक है। बास्क में आत्मनिर्णय की मांग, बास्क माने स्पेन में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बाक्स में आत्मनिर्णय की मांग, ठीक है। बास्क, ये जो बाक्स है ना वहाँ की बात हो रही है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। आइए उठ रही है। आइए ऐसे एक मामले में पर नज़र डालते हैं। बास्क यानी बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और सुप्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। बास्क कहाँ का? स्पेन का एक सुप्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेन सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण एवं स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि देखिए बास्क जो है वो स्पेन के एक हिस्सा है, एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। तो इसमें क्या है कि स्पेनी सरकार ने स्पेन के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है इसको, ठीक है। राज्य संघ का इसको दर्जा दे रखा है बास्क को, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण जो है ना इसकी स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। जैसे अपने वहाँ स्वायत्तता दिया गई थी, वो कश्मीर था ना, अपनी स्वायत्तता दी गई थी, तो बाद में क्या हुआ कि कश्मीर को स्वायत्तता देने के बावजूद भी पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा था। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, उस पर हमला लेकर के उसको कब्जा करना चाह रहा था। तो ठीक यही कहानी यहाँ भी घूम रही है, ठीक है, ऐसे ही चल रही है। लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। इन आंदोलनों में समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए और हाल तक हिंसक संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेन संस्कृति से बहुत भिन्न है, ठीक है। वही बात देखिए फिर आई भी राष्ट्र संस्कृति की बात आ गई। उनकी अपनी भाषा है जो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती है। हालांकि आज बास्क बास्क के मात्र 1/3 लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भूसंरचना उसे स्पेन के भौगोलिक तौर पर अलग करती है। रोमन काल में से अब तक बास्क क्षेत्र में स्पेनी शासकों को समझ अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उनकी न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रणालियाँ उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती हैं। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब होती है जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उनकी विशिष्ट ये रहा
उनकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को ये विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। ठीक है। 20वीं सदी में स्पेन स्पेनी तानाशाही फ्रैंको ने इस स्वायत्तता को कटौती कर दी। ठीक है, उन्होंने स्वायत्तता की कटौती कर दी और बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ तक कि बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। ये दमनकारी कदम अब वापस किए जा चुके हैं, लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र से भारी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उन्हें विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका समाधान हो चुका है। क्या अपने विचारों में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राज्य की मांग जायज है? क्या यह बास्क एक राष्ट्र है? इस सवाल का उत्तर देने से पहले और कहीं किन बातों की जानकारी चाहते हैं? क्या आप दुनिया के दूसरे भागों के ऐसे उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप अपने देश के ऐसे क्षेत्रों को समूहों के विचार कर सकते हैं, इस तरह की मांग कर सकते हैं? ठीक है। दूसरी तरह से बहुत से दावे 19वीं सदी में यूरोप के सामने आए हैं। उस समय एक संस्कृति, देखिए दूसरी तरह से बहुत से दावे 19वीं सदी में यूरोप के सामने आए हैं। उस समय यह संस्कृति एक राज्य की मान्यता के ने जोर पकड़ा। परिणाम स्वरूप उसने विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया। ठीक है। वर्साय की संधि से बहुत से छोटे छोटे नए राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। देखिए ये कह रहे हैं ना कि जो वर्साय की संधि थी, उस संधि से बहुत छोटे छोटे नए स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, ये सही है, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। सीधी सी बात है कि जब हम लोग उन सारे जो आत्मनिर्णय के भाव उठ रहे थे उनको सबको एक जैसा नहीं करके मना सकते हैं। ठीक है, कि अलगाव ना हो, अलगाव तो करना ही पड़ा, मजबूरी थी, ये संभव था उस समय। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुआ। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत अधिक जनसंख्या का विस्थापन हुआ। परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों में उजड़ गए और उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहां वो उनकी पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसा के शिकार भी हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि ये सब बातें समझाने की जरूरत नहीं है। गदर मूवी देखिएगा, खुद ही समझ जाएंगे आप लोग। ये हिंट काफ़ी है, एज लाइक ए गदर। ठीक है। अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। इन कोशिशों के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन प्रयासों के बावजूद सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नव गठित राज्यों के केवल एक ही नस्ल के लोग रहे। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू यह है कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते हैं और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पकालीन अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रही। जब एशिया एवं अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णयों के अधिकार की घोषणा की। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों के सम्मान व मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहां के लोगों को सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राज्य के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। हालांकि यहाँ की प्रत्येक सांस्कृतिक समूह, जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते हैं, के लिए राजनीतिक स्वाधीनता राजसत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र में अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा के देश में चपेट में आते रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार
हम उन राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्हें संघर्ष की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भू क्षेत्रों और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है बाबू। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राज सत्ताएं इस दुविधा में फंसी हुई हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटा जाए, और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोग यह महसूस करने लगे हैं कि समाधान एक नए राज्यों के गठन से ही नहीं वरन वर्तमान राज्यों को ही अधिक लोकतांत्रिक और समता मूलक बनाने में है। ठीक है, समाधान यह है सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश के समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सकें। यह न केवल आत्मनिर्णय के लिए नए दावों के उभार में पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा। जो राज्य समाज और अपने शासन के अल्पसंख्यक समूहों के अधिकार और सांस्कृतिक पहचान की कद्र नहीं करता, उसके लिए अपने राज्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है कि जब कहीं दो राष्ट्रों के बीच, जब दो जगहों पे किसी एक जाति का वर्चस्व होता है तो वहाँ पे खतरा पैदा होता है। हकीकत में जब कहीं पे दो जगह पे संघर्ष होता है ना, तो वहाँ पे आने वाली पीढ़ियाँ हकीकत में बहुत कुंठित हो जाती हैं। एक दूसरे से नफरत, द्वेष, हिंसा। मान लो किसी हिंसा में किसी बच्चे ने अपनी माँ को मरते हुए देखा है, उसके पिता को या अपनी माता को, अपने बहन को खोया है, एक विशेष समाज ने उसके माँ बाप को या उसकी बहन को मारा है, तो जीवन भर उसके दिमाग में वो मानसिक पीड़ा बनी रहेगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि वो कलह जो चलता रहेगा, एक विशेष राज्य की मांग चलती रहेगी, अलग राज्य की मांग चलती रहेगी। ये सच है कि वहाँ की जो पीढ़ियाँ होंगी वो पीढ़ियाँ कम से कम समझ लो 50 साल के लिए तो बीमार ही रहेंगी, क्योंकि उनकी मानसिकता कुत्सित हो जाती है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद और बहुलवाद। ठीक है, एक सांस्कृतिक एक राज्य के विचारों को त्यागने की यह जरूरत हो जाती, एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी तरीकों से बारे में सोचा जाए जिससे विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू, एक संस्कृति एक विचार। अगर आप ऐसा कर देंगे कि केवल एक ही संस्कृति हो और एक ही विचार हो, तो इसको त्यागने की जरूरी हो जाता है कि तरीकों के बारे में सोचा जाए, विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। मतलब एक संस्कृति एक विचार एक राज्य, अगर ऐसा कुछ सोचना है तो आप ये ऐसा मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए विभिन्न संस्कृति और एक समुदाय, विभिन्न संस्कृति और एक राज्य। एक संस्कृति एक राज्य की जगह विभिन्न संस्कृति एक राज्य, जैसा कि अपना भारत अभी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं और अपने भारत में है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, ना कि एक ही धर्म को विशेष प्रचार किया जाए कि या तो हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, विभिन्न देशों के समूहों को जो अधिकार प्राप्त किए गए उनमें शामिल हैं अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार हैं। कुछ मामले में इन समूहों के विधायी संस्थाएं और अन्य राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि ये अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। इनके अलावा समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता देनी होती है। ठीक है, इनका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा, जो राष्ट्र राज्य के लिए तीन तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। ठीक है, इनके कहने का मतलब बाबू ना कि सभी को राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। मतलब किसी भी राष्ट्र को बनने में अलग अलग तरह के समुदाय का अलग अलग योगदान होता है, तो उस योगदान को झुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे भारत की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर लड़ा है,
तो जैसे उन सभी लोगों के, अब आप अगर ये कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मुस्लिम राष्ट्र के लोगों ने जो योगदान किया है, उन योगदानों को, अद्वितीय योगदानों को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है। हालांकि यह उम्मीद की जा सकती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होंगी। फिर भी हो सकता है कि वह कुछ पृथक राज्य की मांग पर अडिग रहें। यह विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि यह दुनिया के भूमंडलीकरण का दौर जारी है। ठीक है। वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रही हैं। ऐसी मांगे से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए यह जरूरी है कि संबंधित देश यह अत्यंत उदारता एवं दक्षता का परिचय दे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप से समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन यह नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वयं राज्य प्रदान किया जाए। ठीक है। साथ ही यह संभवतः अवांछनीय भी होगा कि यह देश के राज्यों को गठन की ओर ले जा सकता है, और जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की बृहद दृष्टि से बेहद छोटे हैं, उन्हें अल्पसंख्यक समूहों की समस्या और बढ़े कि इस अधिकार की अब व्याख्या की जाती है। इसका मतलब है कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति। ठीक है। इनके कहने का मतलब, ये लाइन जो देखो बाबू ना थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन यह नामुमकिन है कि राष्ट्रीयता के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। अगर राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए, साथ ही साथ संभवतः अवांछनीय भी होगा। बिल्कुल सही अवांछनीय होगा कि किसी को राष्ट्र का वो दिया गया, राष्ट्रीयता दी गई और उसको स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, वो अलग स्वतंत्र राज्य हो गया, तो इस हिसाब से एक देश के बड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यह है बाबू ना कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और सामंजस्य बनाइए कि एक लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति दी जाए। ठीक है। राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति दी जाए, और लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति का मतलब ये है बाबू ना कि सबको समानता और वोट देने का अधिकार दिया जाए। ठीक है। इनके कहने का मतलब यह है जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की ज़रूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उन दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रवाद या रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने क्या लिखा है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। हमें शरण स्थली तो हमारी शरण स्थली तो मेरी शरण स्थली तो का मानवता है। मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत की स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। वे महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रितानी शासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रहने की गुंजाइश नहीं है। यह एक ऐसा विचार है कि ब्रितानी सभ्यता में भी स्थान मिला है। टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध अपनी और पश्चिमी सभ्यता की खारिज करने में बीच में फर्क करते थे। भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि सबसे बड़ा जो धर्म है ना,
ये सबसे बड़ी बात जो है ना कि उनके कहने का मतलब ये है कि मैं शीशे के भाव, मतलब हीरे बेच के शीशे तो मैं तो नहीं खरीदूंगा। इनके कहने का मतलब ये कि इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपकी देशभक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप मानवता मतलब मार काट समथिंग समथिंग मचा दो, दंगे करा दो। ठीक है, दंगे करो। इनके कहने का मतलब ये है कोई भी समाज है अगर वो शांति से प्रेम से रह रहा है तो उसको शांति से प्रेम से रहने दीजिए, और आप भी शांति और प्रेम के साथ, समरसता के साथ रहिए। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि मैं हीरे बेच करके शीशे नहीं खरीदूंगा। इनके कहने का मतलब ये है कि मैं राष्ट्रवाद करने के लिए अपनी मानवता नहीं बेचूंगा। टैगोर जिसे देशभक्ति कहते थे उसकी समालोचना उनके लेखन का अस्थायी विषय था। वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवादी के कटु आलोचक थे। उन्हें भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है, यह अपने देश के मौजूदा ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम समेत तमाम प्रभावों के आक्रमण भी है। ठीक है, आक्रामक भी हो सकता है, आसानी से प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ा राष्ट्रवाद, राष्ट्र किस प्रकार की बाकी समूहबद्धताओं से अलग है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं, राज्यों का निर्माण कैसे होता है और उनसे मिल रही चुनौतियों का परिणत क्या होता है, परिणाम क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इस मुक्त पर उन्हें मुक्त कर सकता है और उन्हें कटुता और संघर्ष में भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के साथ दीजिए तो बाबू हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ा, राष्ट्रवाद से संबंधित चीज़ें आज तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सच में राष्ट्रवाद पे लिखने के लिए आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।